पुस्तक का नाम समाज सेवा के लिए सर्वस्व त्यागी महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय। सन 1886 का वर्ष था। इंग्लैंड में रसायन शास्त्र की सर्वोच्च परीक्षा DSc पास करके एक बंगाली तरुण बंगाल के शिक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी मिस्टर क्राफ्ट के सामने यह शिकायत करने पहुंचा कि जब उसकी योग्यता वाले अंग्रेजों को 1100-1200 वेतन पर नियुक्त किया जाता है, उसको 250 रुपए मासिक की सहायक प्रोफेसर की जगह ही दी जा रही है। मिस्टर क्राफ्ट ने कुछ नाराजी के साथ कहा, जिंदगी में सभी तरह के काम धंधे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम इसी नौकरी को स्वीकार करो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं डाला जा रहा है। अगर तुम अपनी योग्यता को इतना अधिक समझते हो तो व्यावहारिक क्षेत्र में कोई स्वतंत्र कार्य करके उसे प्रकट करो। अंग्रेज अफसर के ये व्यंग्यपूर्ण शब्द उसके कलेजे में चुभ गए, पर उस समय अपनी परिस्थिति को समझकर वह चुप रह गया और उसने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 250 रुपए की नौकरी ही स्वीकार कर ली। पर साथ ही उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि अवसर पाते ही मैं इनको कोई स्वतंत्र काम करके दिखलाऊंगा। कुछ ही समय में उसने अपने वेतन में से बचाकर 700-800 रुपए की रकम इकट्ठी कर ली और कुछ सच्चे सहकर्मी भी जुटा लिए। उन्होंने उस समस्या पर भी विचार किया कि हमारे गरीब देशवासियों को किन चीजों की आवश्यकता है और उनमें से हम किसको संतोषजनक रीति से बना सकते हैं। वह तरुण रसायन शास्त्र की जड़ी बूटी शाखा का भी अच्छा जानकार था, इसलिए उसने भारतीय मैदानों और जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और औषधि के लिए प्रयुक्त होने वाले पेड़ पौधों से वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार ऐसी औषधियां तैयार की जो कम मूल्य की होते हुए भी तुरंत प्रभाव दिखलाने वाली थी। इसके फल से जनता में औषधि निर्माण करने वाली इस नई संस्था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का नाम फैलने लगा और कुछ ही वर्षों में उसने एक बड़े कारखाने का रूप धारण कर लिया। वह निस्वार्थ युवक उसकी आमदनी में से एक पैसा भी नहीं लेता था, वरन अपने वेतन में से जो कुछ बचता था उसे उस संस्था की उन्नति में ही लगाया करता था। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही वह संस्था सर्वसाधारण की स्वास्थ्य रक्षा में सहायक ही नहीं बन गई, वरन 50 होनहार किंतु साधनहीन युवकों को जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने का आश्रय स्थल भी सिद्ध होने लगी। होते होते वह 700-800 रुपए की पूंजी से आरंभ की गई नगण्य संस्था आज करोड़ों की पूंजी के विशाल औद्योगिक संस्थान के रूप में परिणत हो चुकी है और देश की चिकित्सा संबंधी एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। शीर्षक है त्यागमय जीवन। इस महत्वपूर्ण संस्था के संस्थापक थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। सन 1861 से 1944 जो भारतवर्ष में रसायन विज्ञान के सर्वप्रथम उच्च कोटि के ज्ञाता थे और जिनकी योग्यता को अंत में विदेशी सरकार ने भी स्वीकार करके सर की उपाधि प्रदान की थी। यद्यपि इनके पश्चात और भी कई भारतीयों ने विज्ञान में उल्लेखनीय प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इनके समकालीन जो श्री JC बोस ने भी जीव विज्ञान में बहुत अधिक नाम कमाया था, पर प्रफुल्ल बाबू ने इतनी अधिक विद्या और पदवी पाकर उसको जिस तरह लोक कल्याण के उद्देश्य से उत्सर्ग कर दिया, उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। सन 1900 में ही उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से 800 रुपए मासिक वेतन मिलने लग गया था, जो बाद में लगभग डेढ़ा हो गया तथा पुस्तकों की रॉयल्टी और आविष्कार की गई औषधियों से भी काफी आमदनी होती थी, पर वे अपने निर्वाह के लिए 100 रुपए से भी बहुत कम खर्च करते थे। बाकी सब गरीबों और योग्य विद्यार्थियों की सहायता करने में लगा देते थे। देश सेवा के अन्य उपयोगी कार्य भी उनकी सहायता से वंचित नहीं रहते थे।
उनकी ऐसी सादी और गरीबों की सी रहन सहन को देखकर देश पूज्य गोखले जी उनको वैज्ञानिक साधु कहते थे और वे गोखले जी को राजनैतिक साधु कहते थे। वास्तव में इन दोनों महापुरुषों ने अपना सर्वस्व देश सेवा के दो विभिन्न क्षेत्रों में अर्पण कर दिया था और वे अपनी लगन के इतने पक्के थे कि उन्होंने इसी विचार से आजन्म विवाह नहीं किया। विवाह करने पर वे अपना निर्वाह इतने कम खर्च में और ऐसी सादगी से नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त शक्ति और साधनों को मातृभूमि के निमित्त ही सुरक्षित रख दिया और किसी को उसमें से हिस्सा नहीं बटाने दिया। यह एक ऐसा आदर्श था जिससे प्रत्येक देशवासी प्रेरणा ले सकता है। जब इतने बड़े विद्वान और साधन संपन्न व्यक्ति परोपकार को सर्वोच्च धर्म मानकर इतना अधिक त्याग कर सकते हैं, तो हम सबको भी उस मार्ग पर कुछ अंशों में तो चलना ही चाहिए। जो व्यक्ति इस कर्तव्य पालन से सर्वथा पृथक और उदासीन रहते हैं, वे मनुष्य कहे जाने के भी अधिकारी नहीं हो सकते। अगला शीर्षक है विद्या, प्रेम और उच्च आदर्श। प्रफुल्ल बाबू का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री हरीश चंद्र राय खुलना जिले के रारोली गांव के जमींदार थे। वे एक सुशिक्षित और सुधरे हुए विचारों के व्यक्ति थे और उस समय की परिस्थिति के अनुसार फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने ग्राम में कन्या पाठशाला की भी स्थापित की थी, जो संभवतः समस्त बंगाल में पहली नारी शिक्षा संस्था थी। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों से प्रभावित होकर वे विधवा विवाह के भी पक्षपाती हो गए थे और अपने गांव में एक शिक्षक का विवाह एक विधवा युवती से कराना चाहते थे। पर इस समाचार के प्रकट होते ही रूढ़िवादी समाज में इतनी हलचल मची और विरोध किया जाने लगा कि विवश होकर यह विचार स्थगित कर देना पड़ा। प्रफुल्ल बाबू की आरंभिक शिक्षा तो रारोली गांव की निजी पाठशाला में ही हुई थी, पर जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता अपने दोनों पुत्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने की दृष्टि से परिवार सहित कलकत्ता चले आए। यहाँ 10 वर्ष की आयु में प्रफुल्ल बाबू को हेयर स्कूल में भर्ती कराया गया, जिसका पूरा नाम दी हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता था। इसकी स्थापना सन 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर नाम के घड़ी का काम करने वाले अंग्रेज ने मिलकर की थी। इस स्कूल की गिनती भारत के सर्वप्रथम अंग्रेजी स्कूलों में की जाती है और बंगाल के तत्कालीन बड़े बड़े नेता इसी विद्यालय के छात्र थे। जब गांव का कोई लड़का नया नया आकर शहर के स्कूलों में पढ़ने लगता है तो प्रायः शहरी छात्र उसकी तरह तरह से हंसी उड़ाते हैं। जब उनको मालूम हुआ कि प्रफुल्ल बाबू पूर्व बंगाल के खुलना जिले के निवासी हैं, तो उस प्रांत के निवासियों के जो जो दोष सर्वसाधारण में प्रसिद्ध थे, उन्हीं सब का आरोप इन पर करके तरह तरह के हास्यपूर्ण नाम रखकर इनको चिढ़ाने की कोशिश करने लगे। पर ये इन बातों की तरफ ध्यान न देकर परिश्रम पूर्वक पढ़ाई संबंधी बातों में ही रुचि लेते थे। पढ़ने की अभिरुचि इनमें अपने पिता के संस्कारों से ही उत्पन्न हो गई थी, जो उस जमाने में कितने ही सामयिक पत्रों के ग्राहक थे और अपनी लाइब्रेरी में बंगाली और अंग्रेजी की नई नई अच्छी पुस्तकें लाकर रखा करते थे। इसका प्रभाव प्रफुल्ल बाबू पर कितना अधिक पड़ा था, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है। हमारे स्कूल की परीक्षा लेने को प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर आया करते थे। इतिहास और भूगोल मेरे प्रिय विषय थे, इसलिए इन विषयों में मैं अपनी सभी साथियों से आगे निकल जाता था। 2 वर्ष तक तो मुझे इतिहास की परीक्षा में पूरे नंबर मिले थे। स्कूल में पढ़ाई के लिए नियत पाठ्य पुस्तकों से मेरी भूख कभी दूर नहीं होती थी। पुस्तकों की तरफ मुझे बहुत अधिक आकर्षण था।
मैं संभवतः 12 वर्ष से भी कम आयु का था कि प्रायः प्रातःकाल 3-4 बजे उठकर ही अपनी पसंद की विविध पुस्तकें पढ़ने लग जाता। आगे चलकर मैंने इस आदत को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा कि इससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और अंत में कोई लाभ भी नहीं निकलता। पर इतिहास और जीवन चरित्र की पुस्तकें पढ़ने का तो मुझे अभी भी बड़ा शौक है। चैम्बर का जीवन चरित्र संग्रह मैंने कितनी ही बार आदि से अंत तक पढ़ डाला। न्यूटन और गैलीलियो के जीवन चरित्रों के पढ़ने में मुझे बड़ा ही आनंद आता था। यद्यपि उस समय मैं यह नहीं समझ पाता था कि उन्होंने दुनिया को जो कुछ दिया उसका क्या मूल्य है। सर विलियम जोन्स, लीडन और बेंजामिन फ्रैंकलिन के चरित्रों का मेरे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। जोन्स की माता उससे कहा करती थी कि पढ़ते रहो, तुमको ज्ञान हो जाएगा। उस महिला का यह उत्तर मेरे लिए भी सदैव सत्य प्रमाणित हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चरित्र तो मुझे बहुत छोटी अवस्था में ही अत्यंत प्रिय था और सन 1905 में जब मैं दूसरी बार यूरोप यात्रा को गया तब मैंने फ्रैंकलिन के जीवन चरित्र की पुस्तक मंगाकर उसे बार बार पढ़ा। पेंसिल्वेनिया का यह निवासी अल्प वेतन पाने वाले कंपोजिटर की नौकरी से केवल अपने परिश्रम तथा उत्साह द्वारा किस प्रकार उन्नति करते देश का बहुत बड़ा नेता बन गया, यह बात मुझे हमेशा शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक अनुभव होती थी। अगला शीर्षक है समाज सुधार की भावना। कदाचित पाठकों को विचित्र जान पड़ेगा, पर सच्ची बात यह है कि मैं अनजाने ही बचपन से ब्रह्म समाज की तरफ आकर्षित होने लगा था। यद्यपि मेरे पिता का घरेलू रहन सहन सामान्य हिंदुओं की तरह ही था, पर हृदय से वे पक्के समाज सुधारक थे। आदि ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका तत्व बोधिनी पत्रिका सदैव उनके पढ़ने के टेबल पर रखी रहती और देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजनारायण बसु, अयोध्या नाथ, अक्षय कुमार दत्त आदि की रचनाओं को भी वे पढ़ते रहते थे। ये ही सब मेरे ऊपर धार्मिक श्रद्धा के आधार बन गए। मेरे ऊपर पहले से किसी गुरु या नामधारी व्यक्ति का कुछ प्रभाव न था और धर्म तथा ईश्वर किसी गूढ़ शक्ति द्वारा प्रकट हुए हैं, इस पर मेरी जरा भी श्रद्धा न थी। वर्तमान समय में प्रचलित जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विचार मुझे व्यर्थ जान पड़ता था। अनिवार्य वैधव्य, बाल विवाह और इसी प्रकार की अन्य हानिकारक रिवाजों को मैं उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। मेरे पिता कभी कभी कहा करते थे कि कम से कम मेरे एक पुत्र को तो विधवा विवाह करना ही चाहिए, और इसके लिए वे मेरी तरफ खास तौर से देखने लगते थे। इस प्रकार प्रफुल्ल बाबू बाल्यावस्था से ही कुरीति निवारक और सुधार प्रिय व्यक्तियों के संपर्क में आ गए और उनकी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। कुछ ही समय पश्चात बंगाल के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक श्री केशव चंद्र सेन ने विलायत से लौटकर सुलभ समाचार नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें आधुनिक विचारों के लेख ही भरे रहते थे। प्रफुल्ल बाबू उसे बड़े उत्साह से पढ़ते थे और नवीन ब्रह्म समाज में जाकर वहां होने वाले प्रवचनों को भी ध्यान पूर्वक सुनते थे। अगला शीर्षक है विद्याभ्यास का प्रेम। प्रफुल्ल बाबू को छोटी अवस्था से ही सभी विषयों की पुस्तकें पढ़ने और ज्ञान वृद्धि करने का बड़ा शौक था। संयोग से इनके पिता भी पुस्तक प्रेमी थे, इसलिए इन्हें घर के पुस्तकालय में ही मनचाही पुस्तकें मिल जाती थीं, जिससे अपने समय का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकते थे। 13 वर्ष की आयु में, जबकि वे हेयर स्कूल में पढ़ते थे, इनको पेट के दर्द की शिकायत हो गई और वह इतनी बड़ी कि इनका स्कूल से नाम कटाकर 7-8 महीने तक घर पर ही रहना पड़ा। वैसे तो यह सब दुर्भाग्य ही था,
पर इन्होंने इस समय को विविध विषयक साहित्य के पढ़ने में लगाकर इतनी ज्ञान वृद्धि कर ली जितनी उनसे बड़े लड़कों को भी हो सकनी कठिन थी। उसी पुस्तकालय में इनको लैटिन स्वयं शिक्षक और फ्रेंच स्वयं शिक्षक पुस्तकें भी मिल गईं, जिनसे इन्होंने उन दोनों भाषाओं का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। परिणाम यह हुआ कि ये फिर जब स्कूल में गए तो शिक्षकों को इनकी योग्यता अन्य लड़कों से बहुत अधिक जान पड़ी और वे इनकी प्रगति में विशेष ध्यान देने लगे। इसी प्रकार अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए ये मैट्रिक पास करके कॉलेज में जा पहुंचे। अगला शीर्षक है स्वावलंबन और मितव्ययिता का जीवन। पर इस समय इनके ऊपर एक कठिनाई आ पड़ी। इनके पिता हरीशचंद्र बाबू की आर्थिक स्थिति में एकाएक परिवर्तन हो गया और उनको एक एक करके अपनी कई जमींदारियां बेच देनी पड़ी। इसके फलस्वरूप वे कलकत्ते का मकान छोड़कर अपने देहात को चले गए और प्रफुल्ल बाबू को पढ़ाई के लिए कलकत्ता में अकेला रहना पड़ा। अब वे पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए। इस विद्यालय का एक उद्देश्य उच्च और माध्यमिक शिक्षा को सस्ता बनाना भी था। इसलिए वहां यह नियम था कि कोई भी विद्यार्थी 3 रुपए मासिक फीस देकर कुछ भी पढ़ सकता है। वह संस्था उस समय के अनुसार राष्ट्रीय विचारों की पोषक थी और श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे विद्वान और सार्वजनिक भावना वाले कार्यकर्ता अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उस जमाने में कॉलेज पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में रसायन शास्त्र पढ़ना अनिवार्य था। प्रफुल्ल बाबू किसी विषय को मामूली तरह से तो पढ़ना पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए रसायन शास्त्र की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाने लगे। कुछ समय में इनको इस विषय में इतना शौक लग गया कि एक साथी ढूंढकर उसके घर पर एक निजी प्रयोगशाला कायम कर ली। उसमें एक दिन ऐसी दुर्घटना हो गई कि ये दोनों बाल बाल बचे। इन्होंने अपने हाइड्रोजन संबंधी प्रयोगों के लिए बाजार से एक बर्तन बनाने वाले से एक नली बनवा ली थी, पर परीक्षण के समय उसकी बनावट कच्ची निकली और हाइड्रोजन की नली में ऑक्सीजन पहुंच गया, जिससे बहुत जोर से धड़ाका हुआ, पर चोट नहीं आई। इस प्रथम वर्ष में ही इन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त रसायन शास्त्र की जितनी पुस्तकें मिल सकी वे सब पढ़ डाली। अगला शीर्षक है विलायत यात्रा का प्रयत्न। प्रफुल्ल बाबू के इस विद्या प्रेम का सुपरिणाम थोड़े ही समय में प्रकट हो गया। उनको कॉलेज में पढ़ते हुए 3 वर्ष का समय ही हुआ था कि इन्होंने जिल क्राइस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता में बैठने का विचार किया। इसमें यह शर्त थी कि परीक्षार्थी लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, फ्रेंच या जर्मन भाषाओं में से कोई एक ठीक तरह जानता हो। प्रफुल्ल बाबू लैटिन और फ्रेंच का अभ्यास स्कूल में पढ़ते हुए निजी तौर पर कर चुके थे और संस्कृत में भी अपनी योग्यता काफी बढ़ा ली थी। इसलिए इन्होंने इस प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया, पर उनको इस अखिल भारतवर्षीय प्रतियोगिता में सफल हो सकने की आशा अधिक ना थी। इसलिए अपने भाई के सिवाय और किसी से इसकी चर्चा ना की, जिससे बाद में अन्य विद्यार्थियों के मजाक का शिकार ना होना पड़े। फिर भी बात किसी तरह प्रकट हो गई और कॉलेज में ऊंचे नंबरों से पास होने वाले एक सहपाठी ने इनको सुनाकर व्यंग पूर्वक कहा, इन बाबू साहब का नाम तो अब लंदन यूनिवर्सिटी कैलेंडर के विशेष संस्करण में छपने वाला है। इनको पास होने की स्वयं भी बहुत आशा नहीं थी और जब कई महीने तक कुछ खबर नहीं मिली तो उसका ख्याल ही छोड़ दिया। इसी बीच एक दिन कॉलेज में पहुंचने पर किसी ने इनको स्टेटसमैन दैनिक पत्र में छपी एक सूचना दिखलाई कि बंबई के बहादुर जी
और प्रफुल्ल बाबू 2 विद्यार्थी ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इनको बुलाकर अभिनंदन किया और फिर हिंदू पैट्रियट नाम के राष्ट्रीय विचारों के पत्र में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ कि श्री प्रफुल्ल चंद्र राय ने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के मुकुट में एक नवीन यश कलगी लगाई है। जिल क्राइस्ट छात्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर इन्होंने विलायत जाकर शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, पर इनको भय था कि मेरे माता को मेरे इतनी दूर जाने से बहुत दुख होगा। इसलिए इन्होंने अपने एक चचेरे भाई को, जो गांव में ही था, पत्र लिखा कि वह माताजी को यह खबर कर दे और उनकी सम्मति को भी प्राप्त कर ले। पर इनकी माता भी अपने पति के सुधरे हुए विचारों के प्रभाव से पहले से ही बहुत कुछ प्रगतिशील भावनाओं को अपना चुकी थी, इसलिए उसने कुछ भी ऐतराज न किया। पर जब प्रफुल्ल बाबू घर के सब लोगों से विदा लेने स्वयं गांव को गए तो माता का हृदय भर आया और उसने अपने बड़े करुणा भाव से इनको आज्ञा दी। जब प्रफुल्ल बाबू को माता ने पिता की कठिन आर्थिक स्थिति की बात बताई तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि सफलता प्राप्त कर लेने पर मैं उनकी हर तरह से सहायता करूंगा, क्योंकि आप दोनों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। अगला शीर्षक है विलायत में रसायन शास्त्र का अध्ययन। जिस जहाज से प्रफुल्ल बाबू ने विलायत जाने का निश्चय किया उसमें उनको एक साथी और मिल गए। वे श्री द्वारिका प्रसाद राय थे, जो डॉक्टरी पढ़ने विलायत जा रहे थे। जब बंदरगाह पर सब मित्रों ने विदा दी तब तक तो प्रफुल्ल बाबू बड़े प्रसन्न थे, पर जब जहाज समुद्र में कुछ मील दूर पहुंचा तो उसके हिलने डुलने से उनकी तबीयत खराब हो गई और उल्टियां आने लगी। रास्ते भर यह कष्ट बना रहा, जिससे लंदन पहुंचने पर ही छुटकारा मिला। इस कठिनाई के कारण वे कुछ खा पी भी ना सके, पर जहाज पर भी उन्होंने पढ़ने में कमी नहीं की और 5-7 अच्छी पुस्तकें पढ़ डाली। लंदन पहुंचने पर श्री जगदीश चंद्र बोस और सत्यनारायण बोस ने इनका स्वागत किया। 1 सप्ताह तक वहां ठहरकर ये एडिनबर्ग के लिए रवाना हो गए। एडिनबर्ग में लंदन की अपेक्षा ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए अनुभवी मित्रों ने वहां के लिए लंदन में ही गर्म कपड़ों की व्यवस्था करा दी। उस समय एडिनबर्ग में लंदन की अपेक्षा ठंड ज्यादा पड़ती थी, इसलिए अनुभवी मित्रों ने वहां के लिए लंदन में ही गर्म कपड़ों की व्यवस्था करा दी। उस समय एडिनबर्ग में इनको 6 रुपए प्रति सप्ताह के किराए पर एक कमरा मिल गया, जिसमें मेज कुर्सी भी थी और जलाने का कोयला भी मिल जाता था। एक आने में जौ और दूध से बनी लपसी खाने के लिए काफी मिल जाती थी। इस प्रकार इनका विलायत का रहन सहन सस्ता और सादा ही था। कॉलेज में पहुंचने पर इनको अनुभव हुआ कि पहले इंग्लैंड की बीएससी परीक्षा पास कर लेना ठीक रहेगा। इनको रसायन विज्ञान का शौक तो कलकत्ता से ही लग गया था, पर विलायत में कुछ दिन रहने के पश्चात इनको प्रतीत होने लगा कि अपना वास्तविक विषय तो यही है।